नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बुद्धिमापन। बुद्धिमापन क्या है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमापन क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बुद्धिमापन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में किसी व्यक्ति की बुद्धि का अनुमान उसके सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, कल्पना करने की शक्ति से लगाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे हम जब आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो बुद्धि के प्रमाणिक मापन के खोज की विधियों की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया। इसमें सर्वप्रथम जर्मनी के विलियम वुंड, आपने पढ़ा होगा पहले, विलियम वुंड जो संरचनावाद के जनक माने जाते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम वुंड ने सबसे पहला इस क्षेत्र में मापन करने का प्रयास किया था। विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी और वहाँ से मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की परीक्षण की शुरुआत होती है। ठीक, इसके बाद इस चीज़ को आगे करने का, परीक्षण करने का प्रयास करते हैं उनके शिष्य कैटिल। विलियम वुंड के शिष्य कैटिल इसको आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने नए सिरे से प्रयोगशाला की स्थापना करके इसको आगे बढ़ाया। इसके बाद कैटिल के कार्यों से प्रेरणा पाकर 1891 में बोल्टन ने, 1894 में गिलबर्ट ने और 1901 में वागले ने बुद्धिमापन और बुद्धि परीक्षण के लिए कार्य किए। लेकिन जब हम प्रमाणिक तौर पर बात करते हैं तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक बिने को प्रमाणिक बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। ठीक, 1904 में फ्रांस के तत्कालिक शिक्षा मंत्री ने यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि बुद्धि की दृष्टि से सामान्य बालक और उससे नीचे के बालक को, जो सामान्य से नीचे वाले बालक हैं, उनको कैसे पढ़ाया लिखाया जाए। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया और इसका लिए पहला कार्य बुद्धि की दृष्टि से सामान्य से नीचे वाले बच्चों को खोजना था। ठीक, बच्चों को पता लगाना था और उनकी शिक्षा के तरीके पर कार्य करना था। 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर, उनके सहयोग से एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया जिसे बिने साइमन स्केल के नाम से जाना गया। बिने साइमन स्केल कहा गया इसको, बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल 1905 में इस स्केल का निर्माण किया गया और ये पहला प्रमाणिक बुद्धि परीक्षण था। बिने और साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक क्षमताओं जैसे मानसिक कार्यों को माना। ठीक, इसलिए बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। बिने के बाद हम बात करते हैं तो बिने के परीक्षण को अमेरिकी परिस्थितियों में बदलने का काम अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो थे टर्माइन, उनकी अध्यक्षता में उसके अनुकूलन का प्रयास किया गया और 1916 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से उसको प्रकाशित किया गया। 1917 में ओटिस ने आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादन किया, निर्माण किया और 1919 में ओटिस ने ही आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया। फिर थांडाइक ने इसको आगे बढ़ाया। इसमें दो चीजें आती हैं जो कई बार सुनाई दी हैं, उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वास्तविक आयु, और मानसिक आयु।
वास्तविक आयु और मानसिक आयु। ठीक, वास्तविक आयु जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज और मानसिक आयु जिसको मेंटल एज के नाम से हम जानते हैं। अब वास्तविक आयु क्या है? कई बार ये आया है, वास्तविक आयु क्या है? बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक अथवा व्यक्ति की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक अथवा व्यक्ति के वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। ठीक, चूंकि किसी व्यक्ति की बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो चुका होता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो चुका होता है। इसलिए बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की भी वास्तविक आयु 16 वर्ष ही मानी जाती है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं तो मानसिक आयु की बात करते हैं। मानसिक आयु क्या है? मेंटल एज जिसको कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक की अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु से तात्पर्य उसके बौद्धिक विकास की सीमा से होता है। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक के अथवा व्यक्ति के मानसिक आयु से तात्पर्य उसके बौद्धिक विकास की सीमा से होता है। ठीक, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया कि किसी आयु के सामान्य बालकों की प्रयास किया कि किस आयु के सामान्य बालकों की मानसिक शक्तियां कितनी विकसित होती हैं और वह किस प्रकार मानसिक क्रियाएं करने में सफल होते हैं। ठीक, मानसिक आयु की जो संरचना, जो कॉन्सेप्ट जो दिया संप्रत्यय, वो टर्मेन महोदय ने दिया मानसिक आयु को लेकर। मानसिक आयु बराबर कहा गया है मानसिक आयु बराबर आधार वर्ष प्लस लाभ आयु। आधार वर्ष प्लस लाभ आयु। कोई बालक किसी बुद्धि परीक्षण में जिस आयु के लिए निश्चित सही क्रियाओं को सही ढंग से कर देता है उसे बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में आधार वर्ष कहते हैं। ठीक, इसके बाद वह उससे अधिक आयु स्तर के बालकों के लिए निश्चित जितने प्रश्नों के सही उत्तर देता है उसे उसकी मानसिक आयु में उतने ही माह का लाभ क्रेडिट दे दिया जाता है। इसे बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में लाभ आयु कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लो। ठीक, जिस आयु के लिए निश्चित सभी क्रियाओं को सही ढंग से बच्चा कर लेता है तो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में उसे आधार आयु, आधार वर्ष कहते हैं। इसके बाद वह उससे अधिक, जैसे 12 वर्ष के बच्चे के लिए जो चीज निश्चित की गई है उसको वो कर लेता है। कोई बालक 12 वर्ष का बालक, कोई उसको 12 वर्ष के लिए जो निश्चित किया गया है उसको कर सभी क्रियाओं को सही ढंग से कर लेता है तो उसका आधार वर्ष 12 वर्ष मान लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उससे अधिक आयु स्तर के बालकों के लिए निश्चित, जो 16 वर्ष 18 वर्ष के बालकों के लिए निश्चित किया गया है तो उसको अगर वो कर लेता है, ठीक, तो उसको उसका लाभ आयु माना जाता है। जितने वर्ष का अधिक का कर लेगा उसको उसका लाभ आयु कहा जाता है। ठीक, और जिस आयु के लिए निश्चित सभी किसी भी प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे पाता है तो उसे सीमांत वर्ष कहा जाता है। अगर कम दिया, 12 वर्ष के लिए जो निश्चित है उसको नहीं दे पाया, 10 वर्ष के लिए निश्चित है उसको ही दे पा रहा है तो उसको सीमांत वर्ष, टर्मिनल ईयर कहते हैं। ठीक, ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु है। फिर बात कर लेते हैं हम बुद्धि लब्धि की। ठीक, बुद्धि लब्धि क्या है?
बुद्धि लब्धि से तात्पर्य, बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात से होता है। बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति के मानसिक आयु और मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात से होता है। ठीक, इस अनुपात में दशमलव बिंदु हटाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है। और बुद्धि लब्धि के सूत्र की अगर हम बात करें तो बुद्धि लब्धि बराबर सभी लोगों को पता होगा क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु पूरे 100। ठीक, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं IQ बराबर MA बटे CA प्रोनोलॉजिकल एज जिसको कहते हैं गुणे 100। ठीक, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है इसको स्टर्न महोदय ने दिया था। स्टर्न महोदय ने दिया था। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि किसी बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान अर्थात एकदम बराबर होंगी तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 आएगी। मान लिया किसी बालक की वास्तविक आयु 10, मानसिक आयु 10, ठीक, दशमलव 100 आता है। तो ये वास्तविक आयु और मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। ठीक, इसके बाद बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम बुद्धि के मापन पर चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि के वर्गीकरण, बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? बुद्धि कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया, लेकिन हम यहाँ पर टर्माइन का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। टर्माइन ने बुद्धि का वर्गीकरण करते हुए कहा है जो IQ के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसमें 140 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उनको टर्माइन ने जीनियस यानी प्रतिभाशाली कहा गया है। गिफ्टेड भी कहा जाता है, इसको जीनियस माना है। उन्होंने कहा है कि जिनकी IQ 140 से एबव है, अधिक है, वो जीनियस होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक, 120 से 139 के बीच में, 120 से 139 के बीच में जिनकी IQ होती है उनको उन्होंने प्रखर बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर की संज्ञा दी है। 120 से 139 के बीच जिनकी IQ है उनको प्रखर बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर माना है टर्माइन ने। 110 से 119 के बीच में, 110 से 119 के बीच में जिनकी IQ होती है उनको उन्होंने उत्कृष्ट बुद्धि यानी सुपीरियर माना है। ठीक, फिर 90 से 109 के बीच में जिनकी IQ होती है उनको सामान्य बुद्धि का माना गया, एवरेज माना गया। 80 से 89, 80 से 89, 80 से 89 के बीच में जिनकी IQ होती है उनको डल माना गया है यानी मंद बुद्धि माना गया है। 80 से 89, 89 के बीच में जिनकी IQ होती है उनको टर्माइन ने डल यानी कि मंद बुद्धि का माना है। ठीक, और 70 से 79, 70 से 79 के बीच में जिनकी IQ होती है उनको निर्बल बुद्धि का माना गया है, फीबल माइंडेड कहा गया है।
75 से 69, ये 50 से 69 के बीच में जिनकी IQ है 50 से 69 के बीच में, इनको मूर्ख कहा गया है, मोरून कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। और जिनकी IQ 25 से 49 के बीच में होती है उनको मूड इम्बेसिल कहा गया है। और जिनकी आयु 0 से 24 के बीच में IQ है, 0 से 24 के बीच में जिनकी IQ है उनको टर्माइन ने जड़ बुद्धि कहा है, यानी इडियट कहा है। इस तरह से उन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया है। बुद्धि के वर्गीकरण के बाद हम बात कर लेते हैं, अभी एक बार पुनः सुन लेते हैं। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, 120 से 139 प्रखर बुद्धि, 110 से 119 उत्कृष्ट बुद्धि, 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि, 80 से 89 के बीच में मंद बुद्धि, 70 से 79 के बीच में निर्बल बुद्धि, 50 से 69 के बीच में मूर्ख, 25 से 49 के बीच में मूर्ख और 0 से 24 के बीच में जड़ यानी इडियट। ये जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, डल, फीबल माइंडेड, मॉरन, इम्बेसिल और इडियट, इस तरह से वर्गीकरण उन्होंने किया है। इसके बाद इनके वर्गीकरण के बाद हम बात कर लेते हैं बुद्धि परीक्षण और उसके प्रकार पर चर्चा करते हैं। बुद्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण के बाद बुद्धि परीक्षण के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षणों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक प्रयोज्यों अथवा विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर और दूसरे परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर। प्रयोज्यों की संख्या के आधार पर बुद्धि परीक्षण को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक, और परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर भी उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक, इस तरह से सबसे पहले हम दो तरह से वर्गीकृत कर लेते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी हम दो वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब सबसे पहले हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। ये वह बुद्धि परीक्षण है जो एक समय में केवल एक प्रयोज्य यानी विद्यार्थी पर ही प्रशासित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह बुद्धि परीक्षण होते हैं जो एक समय में केवल एक प्रयोज्य या परीक्षार्थी पर प्रशासित किए जा सकते हैं। इन परीक्षणों के प्रशासन में सर्वप्रथम परीक्षणकर्ता यानी जो परीक्षणकर्ता होता है प्रयोज्य यानी विद्यार्थी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित करता है, सौहार्द स्थापित करता है। ठीक, और फिर उसको सामान्य मानसिक स्थिति में लाकर फिर उसे चिंता भय से मुक्त करके इसके बाद परीक्षण संबंधी निर्देश देता है। ठीक, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, मैरिलियन पामर बुद्धि परीक्षण और पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल जो हैं और पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, ये सब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के परीक्षण हैं। फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जिसकी बात की जाती है, ये वह बुद्धि परीक्षण होते हैं एक समय में अनेक सैकड़ों हजारों लाखों प्रयोज्यों पर व्यक्तियों पर एक साथ प्रशासित किए जाते हैं। इन परीक्षणों के प्रशासन में परीक्षणकर्ता को प्रयोज्यों से किसी भी प्रकार के सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं अन्य साथियों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण को वितरित करा देता है। परीक्षण संबंधी निर्देश जो होते हैं वो उसी पर परीक्षण पर ही लिखे होते हैं। ठीक, आर्मी अल्फा परीक्षण, वर्ड सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जलोटा बुद्धि परीक्षण,
रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और आर्मी बीटा कैटल का कल्चर फ्री परीक्षण, ये सब सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि इंटरव्यू जो होता है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आ जाता है। इंटरव्यू व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में इंटरव्यू में एक समय में एक बच्चे से जो परीक्षण करता है वो प्रयोज्य से के ऊपर परीक्षण करता है। और जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो उसमें जैसे अभी पेट का एग्जाम हुआ या टेट का होता है, सीटेट के होते हैं, या तो नौकरियों के लिए एग्जाम होते हैं, एक समय में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं। या आप कह सकते हो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में इसको कह सकते हो। दोनों में यही डिफरेंट है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में एक प्रशासित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होते हैं सैकड़ों, हजारों और लाखों में प्रशासित किए जाते हैं। ठीक, फिर शाब्दिक और अशाब्दिक की बात आती है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। सबसे पहले हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं ये वह बुद्धि परीक्षण होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्नों और समस्याओं को शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्यों को इनका उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। ये प्रायः कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में होते हैं। ठीक, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं? ये वह बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्नों और समस्याओं को भाषा के रूप में प्रस्तुत ना करके स्थूल वस्तुओं, चित्रों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्यों को इनका उत्तर यथा क्रियाओं द्वारा ही देना होता है। ये परीक्षण केवल पेपर पेंसिल परीक्षण के रूप में भी हो सकते हैं और केवल निष्पादन परीक्षण के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक, एक एक परीक्षण का हम नाम भी बता देते हैं। सबसे पहले शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण माला जो है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। एक और है कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण माला 1960 में इसका प्रकाशन किया गया और इसके अनुकूलनकर्ता जो हैं भारतीय परिस्थिति में इसके अनुकूलनकर्ता डॉक्टर एस के कुलश्रेष्ठ थे। ये सामान्य बुद्धि यानी जनरल मेंटल एबिलिटीज के लिए थी। यह परीक्षण 2 वर्ष से 6 वर्ष के 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। ठीक, दूसरा अगर दूसरे परीक्षण की बात कर लेते हैं तो दूसरा है अशाब्दिक अथवा निष्पादन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक या अथवा निष्पादन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। भाटिया का सबसे चर्चित हुआ था भारत में बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी क्रियात्मक सामान्य बुद्धि परीक्षण 1955 में ये प्रकाशित हुआ। भाटिया बैटरी क्रियात्मक सामान्य बुद्धि परीक्षण ये अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। ये सामान्य बुद्धि के मापन के लिए था। इसके निर्माता डॉक्टर CM भाटिया थे। इसके निर्माता डॉक्टर CM भाटिया थे और इनका प्रयोग छोटे बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। इसमें कुल 5 परीक्षण होते हैं। ठीक, फिर बात कर लेते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसका नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में इसका प्रकाशन हुआ और इस परीक्षणकर्ता के नाम का जो परीक्षणकर्ता या परीक्षण का निर्माता जो थे इस परीक्षण के निर्माता डॉक्टर S जलोटा थे। डॉक्टर S जलोटा इस परीक्षण के निर्माता थे और सामान्य बुद्धि मापन के लिए ही ये परीक्षण बना था और ये परीक्षण बालकों की सामान्य बुद्धि के मापन के लिए रखा जाता था। इस परीक्षण में 7 प्रकार के 100 प्रश्न रखे गए थे। ठीक, फिर है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बात करते हैं। परीक्षण का नाम है रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स नाम है परीक्षण का और इस परीक्षण के निर्माता जो थे वो J.C. रेविन इस परीक्षण के निर्माता थे और सामान्य बुद्धि
मापन के लिए, सामान्य बुद्धि मापन के लिए इसको प्रकाशित किया गया। और ये परीक्षण 3 प्रकार के थे। इस परीक्षण के 3 प्रकार फॉर्म्स थे। पहला स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। ये 6 वर्ष से बालकों के लिए से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के लिए था। ठीक। दूसरा था एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, APM एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। ये 11.5 वर्ष के बालकों से लेकर 40 वर्ष के प्रौढ़ों के लिए था। ठीक। तीसरा था कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, CPM कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1967 में इसका प्रकाशन हुआ। और ये 5.5 साल के बच्चों से लेकर 11.5 साल के बच्चों के लिए था। ठीक। पहले SPM जो था स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसमें 5 सेट थे और प्रत्येक सेट में 12 प्रश्न थे, यानी कि 60 प्रश्न कुल थे। दूसरा APM यानी एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसमें 2 सेट थे, प्रथम सेट में 12 और दूसरे सेट में 36, यानी टोटल 48 क्वेश्चन थे। ठीक। तीसरा CPM यानी कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जो 3 सेट में था, प्रत्येक सेट में 12 प्रश्न थे, यानी कि 12 या 36 प्रश्न होते थे। तो ये कुछ परीक्षण थे जो बुद्धि परीक्षण थे। एक संक्षिप्त सा परिचय था। आगे हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।